तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको रीट एग्जाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 6 से 11 वर्ष तक के काल को, तो जो आपका बाल्यावस्था होता है, ठीक है, इसी को आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन या फिर पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, और एक आपका हो गया लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम लोग माध्यमिक बचपन या फिर उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ठीक है, तो आप जो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता पाएंगे कि 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है, माध्यमिक बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, या फिर इसी को आप लेटर चाइल्डहुड कह लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे 2 से 6 साल पूछे तो आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, शिशुअवस्था में जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, और जो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक है ये जीन पैजे के सेकंड स्टेज है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विकास। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में पूछ रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको विकास के 2 प्रिंसिपल बताए थे, 2 सिद्धांत बताए थे। एक तो बताया था मैंने सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि बच्चे का सबसे पहले जो है कंट्रोल कहाँ पर आता है, अपने सिर पे। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना सिर संभालना सीखता है। उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उनको संभालना बच्चा सीख जाता है। यानी कि विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और जो एक प्रिंसिपल था जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल या फिर समीपस्थ दूरामुखी प्रिंसिपल कहते हैं, वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है शरीर के मध्य भाग से, ठीक है, यानी कि सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। हमारे शरीर का मध्य भाग क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद में हमारे हृदय का विकास होता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीपस्थ दूरामुखी प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि हमारी बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता है। मैंने क्या बोला, जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, एक आयामी होता है। देखिए डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, हमारा शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, भावात्मक विकास होता है ना। तो एक ही दिशा में हो रहा है नहीं, एक ही आयाम में हो रहा है नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुआयामी होता है ना, तो ये भी बात गलत है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं, है ना, या फिर जो भी हमारा विकास होता है वो कहाँ से होता है, या तो हमें हमारे हेरिडिटी आनुवंशिकता से कुछ चीज़ें मिलती हैं, या तो हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है कि वातावरण कारकों से प्रभावित ही नहीं होता है, तो ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने अभी आप लोगों को विकास के आयाम बताए हुए थे, कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास से प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको शारीरिक रूप से कोई विकार हो गया, या फिर मान लीजिए आपकी तबीयत वगैरह ही खराब हो गई, है ना, तो फिर जब आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो आप जो है उस समय, है ना, जो आपका दिमाग होता है वो भी सही तरीके से नहीं काम करता है, आप जो समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, है ना, इमोशनली रूप से भी आप अच्छा फील नहीं करते। यानी जो विकास का एक पक्ष है क्या कर रहा है, बाकी के बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, आपके संज्ञान को भी प्रभावित कर रहा है, आपके सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है, आपके भावनाओं को भी प्रभावित कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो विकास के पक्ष हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर
दे रखा है कोई प्रभावित नहीं करता, तो ये बात तो पूरी तरीके से हो जाएगी गलत। ठीक है, तो ए तो हमारा किसी भी हालत में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर भी दे रखा है ए और आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर दे रखा है यहाँ पर ए सही है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि ए तो हमारा गलत है ना। तो ए और आर क्या है, दोनों गलत है, यही एक ऑप्शन बचता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रीजन भी क्या दे रखा है कि विकास के आयाम का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपके विकास के आयाम होते हैं इसमें क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इनमें संबंध होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए जो जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा बच्चे के बारे में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा, नन्हा वैज्ञानिक कहा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछे कि बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा हुआ है, तो जीन पियाजे ने कहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी अवस्थाओं की, तो उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 7 साल। और मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और लास्ट वाली स्टेज क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है। इंग्लिश में याद रखिएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, या फिर 18 एबव या फिर 15 एबव भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने साल तक का होता है, तो 7 से 11, प्री ऑपरेशनल में 2 से जो है 7 साल, है ना। तो ये आप जो है एज भी याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, तो कब पाते हैं, जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी कि 7 से लेकर के 11 साल तक के होते हैं, थर्ड वाली स्टेज में, है ना। अब देखिए जो 7 से लेकर के 11 साल तक का बच्चा होता है ना, ये 3 चीज़ें कर लेता है। एक तो कंजर्वेशन कर लेता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको अब ये समझ में आता है कि जो बर्फ़ है वो पानी भी बन सकता है, जो पानी है वो बर्फ़ भी बन सकता है, तो कंजर्वेशन कर लेता है। क्लासिफिकेशन कर लेता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, जैसे कि सब्जियों को अलग कर रख लेगा, है ना, फलों को अलग रख लेगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को वर्गीकृत भी कर लेता है और सीरिएशन एक क्रम में भी लगा लेता है ना। तो यहाँ पर यही पूछा है कौन सी स्टेज में बच्चा चीज़ों को एक क्रम, है ना, एक सीक्वेंस में लगा पाता है, तो 7 से 11 साल में, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चा कब करता है, जब पियाजे की थर्ड स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है और 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन की बात हो, इसके अलावा मैंने बोला था सीरिएशन। ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन 3 वर्ड मैंने बताया था। ये 3 वर्ड जब भी आपको देखने को मिल जाए आग बंद करके लगा दीजिएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पियाजे की थर्ड स्टेज, 7 से लेकर के 11 साल। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है संवेदी गामक, इसमें तो बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, है ना, जो 5 सेंसेस होते हैं उनसे थ्रू सीखता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 3, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए जो जीन पियाजे ना पुरस्कार और दंड वगैरह की बात नहीं करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, यानी जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है, इसलिए इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है ना। अब देखिए एक मिनट, ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, अब देखिए यही नहीं था, है ना, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो हैं आपके, है ना, क्योंकि जब तक बच्चा चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप उसको नहीं सिखा पाएंगे। तो बच्चा क्या होना चाहिए, सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बी भी चाहिए, तो बी ऑप्शन नहीं है, वो पूछा था जो सही नहीं है ना। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, इसका मतलब क्या है,
जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हम उनको क्या करना, सम्मान दें, इनको मतलब महत्व दें, है ना। ऐसा नहीं क्लासरूम में इनको इग्नोर कर दें, है ना। तो ये भी मतलब सही है आपका, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खोज अधिगम मैंने बताया है कि इसीलिए उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। 3 बातें तो आपके यहाँ पर सही दे रखी है, बट पूछा है कौन सा जीन प्रेजेंट है, नहीं बताया। कौन सा शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, तो एक ही की बात नहीं करते हैं, दंड और पुरस्कार की। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक और नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। मैंने हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया हुआ, उसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, है ना। अब देखिए जो नृत्यक और नाटककार में बुद्धि होती है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है आपकी, बॉडीली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि होती है ना। इसमें क्या होता है, जो नृत्यक या फिर नाटककार होते हैं उनकी बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, या फिर अगर आप कह लें जो सर्कस वगैरह में काम करते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी पर एक अच्छा खासा पकड़ हो, कंट्रोल हो, है ना, उन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होगी आपकी, बॉडीली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धि, है ना। इसमें क्या होता है, जो लोग तर्क वगैरह या फिर जो गणितीय और धारणाएं होती हैं उनको बहुत ही तेज समझते हैं, है ना, तो उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। प्राकृतिक बुद्धि किन व्यक्तियों के अंदर होती है, जो लोग प्रकृति से काफ़ी अटैच वगैरह होते हैं, या फिर हर चीज़ के बारे में प्रकृति से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, उनके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा। भाषाई बुद्धि किसके अंदर होती है, जिनके अंदर जो भाषा की एक अच्छी पकड़ होती है, अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, उनके पास में कौन सी बुद्धि होती है, आपकी भाषाई बुद्धि होगी, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखित में से कौन सा बाह्य अपप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अपप्रेरणा का उदाहरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा बाहरी रूप से अपप्रेरित हो, जैसे कि अगर बच्चों को आपको पुरस्कार देने इसलिए बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, या फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्सटर्नल रूप से अपप्रेरित होगा, बाहरी रूप से अपप्रेरित होगा। बट यहाँ पर पूछा है कौन सा बाहरी रूप से अपप्रेरित होने का जो एग्जाम्पल नहीं है। तो सजा से बचना, जब भी बच्चा सजा से बचने के लिए कोई चीज़ सीख रहा है, तो यहाँ पर क्या एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से प्रेरित है, तो इसका एग्जाम्पल है ना। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। रुचि, अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीख रहा है तो वहाँ पर बच्चा क्या इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है, यानी कि आंतरिक रूप से अपप्रेरित है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा बाह्य अपप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनाम, यानी कि इनाम पाने के लिए बच्चा सीख रहा है, तो यहाँ पर ये भी बाह्य अपप्रेरणा का उदाहरण है। और सफलता का डर है उसके अंदर, है ना, तो यहाँ पर भी बच्चा क्या है एक्सटर्नल रूप से अपप्रेरित है, क्योंकि जो बच्चा आंतरिक रूप से अपप्रेरित होता है ना, उसको ये रहता है कि सिर्फ मुझे इसी फील्ड में काम करना चाहिए, मैं असफल हूँ या फिर सफल हूँ, ठीक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इसी फील्ड में इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ पर इंटरनल रूप से जो बच्चा एक ही ऑप्शन में मोटिवेटेड है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ये सारे एग्जाम्पल आपके बाहरी रूप से प्रेरित होने के हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन होंगे नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। तो सिंपल सी बात है, जब आप सीखने के लिए उत्सुक होंगे, कृतज्ञ होंगे, जिज्ञासा रखेंगे, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। आपके जो है सीखने में चीज़ें बाधक नहीं होंगी। लेकिन बाधक कौन सी चीज़ होगा, जब आप हमेशा जो है होपलेस होंगे कि मैं चीज़ कर ही नहीं पाऊंगा, फिर कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो एग्ज़ाम में जो है कम नंबर आएंगे मेरे, या फिर मैं फेल हो जाऊँगी या फिर फेल हो जाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या करेंगे, आपके यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करेंगे, लर्निंग को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं फिर वही चीज़ें आपके साथ में होने भी लगती हैं, ठीक है। हालांकि ये मेरा मानना है, बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। तो अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो अभी जो आपकी क्लासेस है वो आपकी डेली 1-1 घंटे की होने वाली है, जल्द ही आपकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। अभी कुछ घर पर मेरे थोड़ा सा चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट अभी जो है सारी चीज़ें सही हो गई, तो आपकी क्लासेस जो है डेली यहाँ पर टाइम से स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेली आप जो है क्लासों को जरूर कवर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स मैंने बताया ना, उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो नोट्स से आपको डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से आपके जितने भी स्टडी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।